हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बेटा, हमने जर्नी स्टार्ट की है ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो चलो इस एनालिसिस को और क्लैरिफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं विद द न्यू क्वेश्चन कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ हमने देखा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है टू डिसाइड द कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन विथ रिलेशन टू सेल्स वॉल्यूम। यानी उसे कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल्स करना है, कैसे प्रॉफिट को वो एंजॉय करेगा। ईच एंड एवरीथिंग ही विल डिसाइड इन एडवांस एंड द मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द रिस्क इन द बिजनेस। नाउ ये जो हमने प्रोसेस देखा विथ वेरी इजी एग्जाम्पल के साथ, विथ डायग्राम के साथ, और हमने उसके अजम्पशंस भी देखे। अब हमारा आज का क्वेश्चन है जो समटाइम आपके FY लेवल पे ये भी आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका FY लेवल पे पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि A, B 15 मार्क्स का और C, D 15 मार्क्स का। तो A और B में से एक क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस का रहेगा और C और D में से भी एक क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस का रहेगा। तो मोस्टली अगर एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि ब्रेक इवन एनालिसिस को एक्सप्लेन करो विथ अजम्पशन एंड डायग्राम, तो एक क्वेश्चन में आइदर दे कैन आस्क एडवांटेजेस और दे कैन आस्क द लिमिटेशन ऑफ दिस थियोरी। तो आज हम देख रहे हैं इस थियोरी के जो ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने समझा, जो एक बेस्ट थियोरी था इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर, जो उसे डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये थियोरी के एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, और आपको मालूम है कि ईच एंड एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। इन द सेम वे अगर थियोरी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहले देखते हैं उसके एडवांटेजेस यानी यूजेस। ये थियोरी एक प्रोड्यूसर को किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हेल्पफुल है। तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है इट प्रोवाइड, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करता है माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब माइक्रोस्कोप, ये वर्ड तो आपने सुना है। माइक्रोस्कोप के नीचे हर चीज़ क्लियर दिखती है, हर चीज़ क्लियर दिखती है। यानी माइन्यूट से माइन्यूट अगर पार्टिकल होगा तो उसका विजन भी क्लियर दिखाई देगा। ना इन द सिमिलर वे, सेम वे यहाँ पे भी आपका ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो प्रोड्यूसर के सामने एक क्लियर विजन रखता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। यानी उसे हर चीज़, कॉस्ट का फंक्शन, रेवेन्यू का फंक्शन, सेल्स किस तरह से रेवेन्यू लेके आएगा, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर पाएगा, ब्रेक इवन लेवल या आउटपुट कौन सा है, उसके बाद उसका प्रॉफिट लेवल क्या होगा, कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, कितना उसका पोटेंशियल है, हर चीज़ को वो प्रॉपरली उसको डायग्नोस करता है, प्रॉपरली स्टडी करता है, एनालिस करता है। उसके बाद ही विल ट्राई टू इन्वेस्ट। यानी कैपिटल फॉर्मेशन का ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपरली प्लान करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इट प्रोवाइड अ माइक्रोस्कोपिक व्यू टू अ प्रोड्यूसर, क्योंकि हर चीज़ की डिटेल्स उसके सामने है। भाई कितना कॉस्ट होगा, कितना रेवेन्यू होगा, कितना प्रॉफिट होगा। जब हर चीज़ उसका क्लियर पिक्चर में अवेलेबल है तो ही कैन डिसाइड कि मेरे पास इतनी फंडिंग है, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो आई एम एबल टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। और उसी के हिसाब से ही विल डिसाइड द लेवल ऑफ आउटपुट विच ही कैन प्रोड्यूस एज वेल एज सेल। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक व्यू। हर चीज़, ईच एंड एवरी डिटेलिंग उसके सामने क्लियर रहता है, जो उसे सपोर्ट करता है, उसे हेल्प करता है डिसाइड करने में भाई आपको कितना प्रोड्यूस करना है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे। तो ये सब चीज़ें उसको ब्रेक इवन चार्ट की मदद से हमेशा क्लियर सपोर्ट मिलता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड है इट हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं
तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यार्ड स्टिक टू मेजर द कॉस्ट वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये एक जो है कॉस्ट को मेजर करने का एक बहुत ही यूज़फुल तरीका, एक हम लोग कहें मेजरिंग रॉड जो है वो एक प्रोड्यूसर के हाथ में है। जब भी प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, अच्छा इतना इन्वेस्ट करूँगा और उसके हिसाब से कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो हमने अजम्पशन लिया था बच्चों, याद है पहला मैंने कहा कि आपका कॉस्ट फंक्शन जो है या रेवेन्यू फंक्शन जो है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। तो जब मैं कहती हूँ एक्चुअल डेटा, तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट पिक्चर फ्रॉम द मार्केट। वो स्टडी करते हैं, उनको पता चलता है कि मार्केट में एट प्रेजेंट क्या कॉस्ट है, क्योंकि ये थियोरी शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए बहुत यूज़फुल होती है। ये थियोरी कोई लॉन्ग रन के लिए यूज़फुल नहीं है, शॉर्ट रन के लिए। जब हम शॉर्ट रन में देखते हैं मार्केट में ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट से मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो पट नेचुरल अब अगर मैं आउटपुट बढ़ाता हूँ तो कॉस्ट का लेवल कैसे मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ को वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता है, प्रॉपरली स्टडी करता है, एनालिसिस करता है। यानी जब भी वो डिसीजन लेगा, यानी ये जो हमने कहा बार बार कहते हैं कि ये जो हमारा एनालिसिस है, ये जो हमारी ब्रेक इवन स्टडी है, इट इज़ ऑलवेज यूजफुल फॉर अ प्रोड्यूसर टू कंट्रोल द कॉस्ट कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको पता है, उसने मार्केट में स्टडी किया हुआ है, उसने मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि एट प्रेजेंट कौन सी कॉस्ट चल रही है और कैसे मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूँगा, क्योंकि अगर कॉस्ट कंट्रोल, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा, मेरा रिस्क मिनिमाइज। तो ये सब चीज़ें जो हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस हैं, इट विल ऑलवेज हेल्प ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर टू कंट्रोल कॉस्ट। ओके, थर्ड है इट इज़ अ टूल फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ये प्रॉफिट मेकिंग का टूल है, टूल यानी इट्स अ मेजरिंग रॉड, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, ये जो स्टडी है, ये जो चार्ट है जो आपने एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रेवेन्यू के बेस्ड पे बनाया है, तो हमने देखा इसमें प्रोड्यूसर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि अगर मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा एज वेल एज सेल करूँगा तो मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा, और उस रेवेन्यू में से वो कॉस्ट को माइनस करता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो क्या बचता है बच्चों, प्रॉफिट। तो ही विल ट्राई टू डिसाइड इन एडवांस कि अगर मैं इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मुझे मिलने वाला है ही है। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लेवल भी वो प्रॉपरली स्टडी करके मेंटेन कर लेता है। यानी एक अगर प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉपर डिसीजन ले लेता है कि मुझे इतने यूनिट्स बियॉन्ड ब्रेक इवन एनालिसिस प्रोड्यूस करने, क्यों अगर मैं ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद में प्रोड्यूस करूँगा तो यू नो दैट हमने देखा था ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट का लेवल बढ़ने लगता है। तो आप जितने रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना आउटपुट आप बढ़ा सकते हो, जितना आप एक्सपांड कर सकते हो स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए इसको कहा जाता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इट इज़ यूज्ड एज अ डिवाइस। ये एक यार्ड स्टिक है, ये एक मेजरिंग रॉड है फॉर प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि आप जितना जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे बियॉन्ड ब्रेक इवन एनालिसिस, तो यू विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इट इज़ अगेन यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर टू डिटरमाइन सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन हमने क्यों कहा, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस जब हम डिस्कस करते हैं तो एक प्रोड्यूसर को पता चल जाता है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था फर्स्ट पार्ट में कि सपोज जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है 200 यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू भी 2000 था, टोटल कॉस्ट भी 2000 था, दोनों सेम थे। यानी उस लेवल पे प्रोड्यूसर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी मिनिमाइज्ड रिस्क पे है, मिनिमम रिस्क पे है। बियॉन्ड दैट अगर वो प्रोड्यूस करता है तो यू नो दैट प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, प्रॉफिट तो बढ़ेगा। यानी अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का प्रोडक्शन लेवल चूज़ करते हो तो आप तो लीस्ट रिस्क पे हो, प्लस आपको पहले से एडवांस में ही पता है कि यू आर गोइंग टू अर्न दिस मच स्पेसिफिक प्रॉफिट। तो ये जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस का स्टडी है वो हर एक प्रोड्यूसर को रिस्क
मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, रिस्क एलिमिनेट करने में मदद करता है और सेफ्टी मार्जिन भी डिसाइड करता है। अब जब हम सेफ्टी मार्जिन की बात करते हैं तो सेफ्टी मार्जिन में एक सेफ्टी मार्जिन जो मिनिमम मार्जिन वो हर प्रोड्यूसर डिसाइड कर लेता है, उसके लिए फार्मूला दिया है इकोनॉमिस्ट ने। वो डिसाइड कर लेता है मुझे कितना सेल करना होगा, यानी कितना आउटपुट आई विल प्रोड्यूस एज वेल एज सेल, क्योंकि ये हमारा एक अजम्पशन भी लिया है, जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना सेल भी करेंगे। तो जितना हम सेल करेंगे यानी प्रोड्यूस करेंगे उतना आउटपुट, उसमें से माइनस करना है ब्रेक इवन पॉइंट, और यानी उतना ही आपने आउटपुट उसमें से माइनस किया अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या बन जाएगा आपका सेफ्टी मार्जिन। यानी वो सेफ्टी मार्जिन है, ये सेफ्टी मार्जिन आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक सेफ्टी मार्जिन है वेयर यूर रिस्क का लेवल इज़ वेरी लिमिटेड। क्या है फार्मूला, फिर से एक बार, बहुत इजी है, सेल्स माइनस बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो फिर से ये ब्रेक इवन एनालिसिस ने एक प्रोड्यूसर को, एक बिजनेसमैन को सेफ्टी मार्जिन, एक सेफ्टी आउटपुट डिसाइड करने में हेल्प किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन द सेल्स वॉल्यूम। अभी हमने ये सेल्स देखा तो बहुत लोग सोचते हैं फिर सेल्स वॉल्यूम हम कैसे डिसाइड करें, आपने तो कहा सेल्स, तो सेल्स वॉल्यूम कैसे डिसाइड करें। चलो आपके माइंड में डाउट आया, नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया कि सेल्स वॉल्यूम कैसे हम डिसाइड करें। जब हम सेल्स वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम के लिए क्या रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इस थियोरी में हमने अज्यूम किया था कि आपका कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से माइनस करना है आपका टारगेटेड प्रॉफिट लेवल कितना है, तो वो माइनस करना है टारगेट प्रॉफिट एंड अपॉन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहो या कंट्रीब्यूशन रेशियो कहो। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन रेशियो की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे मिलता है, ये फिर से कुछ फार्मूलाज है। कंट्रीब्यूशन रेशियो की जब हम बात करते हैं तो उसमें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल रेवेन्यू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो वी विल गेट द सेल्स का वॉल्यूम, हमें सेल्स का वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस तरह से हमें टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम है। टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम के लिए हमने क्या कहा बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन या रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी CRS जैसे हम कहते हैं। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसको कैसे फाइंड आउट करना है, यानी ये फिगर कैसे मिलेगी, इस फिगर के लिए हमने क्या कहा, क्योंकि क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली ऑनलाइन है तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं और उसमें थियरी के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बार उसमें कुछ स्मॉल आपको सम्स भी आते हैं फॉर 4 मार्क्स। तो उसमें सम्स जब हम करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एक सेशन और मैं आगे रखूँगी, इसमें एक और आपको दिखाऊंगी कि इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत इजी हैं, जिसमें यही सब फार्मूलाज हमारे रिपीटेड होंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। उसमें सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, ये फार्मूलाज को हमें बराबर समझना होता है। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट को हमेशा 2 कैटेगरी में देखा जाता है। नंबर 1, जब हम फिज़िकल टर्म्स में उस आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, जब हम फिज़िकल लेवल में आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमें दिखाई देता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये ब्रेक इवन पॉइंट का फिज़िकल टर्म्स में हमें आउटपुट मालूम पड़ता है। कैसे, जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी गई हो, प्राइस आपको पता हो और उसमें से माइनस करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल जाता है। लेकिन सम टाइम सेल्स वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा दी जाती है तो भी आपको बोला जाता है कि आप कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट। चलो उसमें से भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फार्मूला का चेंज होता है। उसमें क्या आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। अभी हमने कहा कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो जो कंट्रीब्यूशन रेशियो आता है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी जो हमें मिला, टोटल रेवेन्यू मिला, टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे कितना खर्चा किया,
और डिवाइड करते हैं वापस ओरिजिनल टोटल रेवेन्यू से, तो हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन रेशियो। उस कंट्रीब्यूशन रेशियो को अगर मैं डिनोमिनेटर में रखती हूँ TFC डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो हमें फिर से मिल जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो सम्स हैं, हम सम्स को फिर से एक अलग पार्ट में अलग से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिलहाल हम टॉपिक के इस यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको देख लिया कि किस तरह से हमारा जो ये ब्रेक इवन एनालिसिस है वो हर एक प्रोड्यूसर को सेल्स का वॉल्यूम डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। तो थोड़ी बहुत ये टेक्निकलिटीज़ हैं, यानी हमें थोड़ा बहुत इसमें कॉस्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे जो कॉस्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं, वो हमें डेटा को मेंटेन करके देते हैं, और जब कॉस्ट एनालिसिस इस कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को प्रॉपर एनालाइज करते हैं तो इस तरह के फार्मूलाज के थ्रू वो अपनी डेटा को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट की व्यू है। और एक्सपर्ट्स हमेशा कुछ स्टैटिस्टिकल इस तरह के इंफॉर्मेशन को हमेशा मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सेफ्टी मार्जिन में भी रहता है और प्लस अपना सेल्स वॉल्यूम लेवल भी डिसाइड कर लेता है। क्योंकि अगर वो इतना सेल यानी इतना वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम जितना एक्सपर्ट ने हमें डिसाइड करके दिया, अगर हम उतना सेल कर पाते हैं यानी हमारा प्रॉफिट लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी यू विल बी अवे फ्रॉम द लॉसेस। आपका जो रिस्क लेवल होगा, लॉसेस होगा, वो कम होगा। तो ये जो हमें आइडिया होता है, ये जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट, वो आपको सेफ्टी साइड रहते हैं। यानी अगर आपका सेफ्टी मार्जिन बना रहा, आपका सेल्स वॉल्यूम उतना मेंटेन रहा, यानी यू आर एबल टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट, नाउ यू आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो देखो ये डेटा यानी ये ब्रेक इवन एनालिसिस अगेन आई विल से ये हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स को टू एलिमिनेट द रिस्क फ्रॉम द मार्केट। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ये 2 पॉइंट्स में आपके थोड़े फार्मूलाज थे, ठीक है। अब समझो कभी कभी ऐसा लगता है कि फार्मूलाज थोड़ा नहीं याद पड़ा, तो ठीक है, अब खाली फार्मूला नहीं लो, हेडिंग ध्यान में है तो आप उससे रिलेटेड जो आपकी थियरी है वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट है 6th पॉइंट, एक्सपांड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस की वजह से आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस विल गाइड यू कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, आपका सेल्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी डिसाइड होता है। क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस यानी रिलेशन ही इन सब का है, कॉस्ट का रिलेशन, रेवेन्यू का रिलेशन, प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे, कितने सेल्स वॉल्यूम पे कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, बार बार यही सिंप्लीफाई डेटा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करूं और कास्ट इंकर करूं तो मेरा प्रॉफिट लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि उसको रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशन पता है। तो इस तरह से शॉर्ट रन में कभी कभी वो चेंजेस लेके आता है, क्योंकि शॉर्ट रन में ये चेंजेस लाना कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे दिवाली फेस्टिवल इज़ देयर, तो दिवाली फेस्टिवल में अगर मैंने थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा इन्वेस्ट किए क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, या मैरिज का सीज़न चल रहा है, काफ़ी मैरिज की वजह से ज़्यादा कस्टमर जो है वो डिफरेंट यूटिलिटीज़ और डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो अगर ऐसे कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ मैरिज के सीजन्स आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट एक प्रोड्यूसर जो है वो शॉर्ट रन में अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है और प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा एंजॉय करता है। ओके बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब ब्रेक इवन एनालिसिस से उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन कैसे करना है, उसके लिए कितनी कॉस्ट इंकर करनी है, उसको क्लियर पिक्चर मालूम है, क्योंकि ये चार्ट उसके लिए क्लियर ट्रांसपेरेंट एक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, डेटा प्रोवाइड करता है। तो जब उसने प्रोडक्शन डिसाइड कर लिया तो बट नेचुरल मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होंगी, कौन से नए मार्केट को और कांटेक्ट करना है, कौन से न्यू कस्टमर को और हमें अपने इस प्रोडक्ट को अटैच करना है, तो ये सब स्ट्रेटजी एक प्रोड्यूसर बनाता है।
क्योंकि मार्केटिंग भी करनी है। हमने क्या कहा कि एक प्रोड्यूसर जितने अमाउंट ऑफ गुड्स बनाएगा उतना मार्केटिंग भी करेगा, यानी सेल भी करेगा। तो सेल करना है तो मुझे मार्केटिंग भी करनी है, मुझे कस्टमर को अवेयर करना है, मुझे नए नए मार्केट को अप्रोच करना है, न्यू स्ट्रैटेजी बनानी है, एडवर्टाइजमेंट को सोचना है, सेल्स कॉस्ट को मुझे इंकर करना है। तो मैं कौन सी सेलिंग कॉस्ट की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा? क्या फ्री सैम्पल्स दूंगा या कुछ डिस्काउंट ऑफ़र दूंगा, कुछ हिडन सीक्रेट ऑफ़र्स मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा, ऑनलाइन कस्टमर्स को कैच करूंगा। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। तो आपने जब प्रोडक्शन सोच लिया है कि आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दिस मच यूनिट, सपोज 1000 यूनिट, तो मुझे वो 1000 यूनिट्स को बेचना भी है। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए। मैं अपने जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनके टीम को कांटेक्ट करूँगा, उनको कहूँगा कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उसके हिसाब से पूरे मार्केट में आप प्रिपरेशन करो, ताकि हमने क्या कहा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे फिर वही हमें सेल करना है। तो प्रॉपर आपकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हमें मेंटेन करना है। तो ये हमेशा कोशिश की जो है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ बिजनेसमैन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट रहता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये हमारा जो स्ट्रेटजी है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल रहता है इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग हम यही कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है वो प्रोड्यूसर डिसीजन लेने से पहले ब्रेक इवन एनालिसिस के स्टडीज़ को, डेटा को हमेशा चेक करता है। अब बट नेचुरल कोई भी डिसीजन लेगा तो पहले वो अपने एक्सपर्ट्स को ज़रूर कांटेक्ट करेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इस पे कितना कॉस्ट इंकर होगा, इससे कितना रेवेन्यू आएगा, इससे हाउ मच प्रॉफिट आई विल अर्न। यानी ओवरऑल ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो एक प्रोड्यूसर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे 8 जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस जो हैं हमने इस थियरी के पढ़े कि ये हेल्पफुल है इन डिसीजन मेकिंग, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू एक्सपांड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने कहा इट प्रोवाइड माइक्रोस्कोपिक व्यू, हर चीज़ क्लियर हमें दिखाई देती है। इट हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, ये हेल्प करता है प्रॉफिट मेकिंग। देखो ये सब 5 पॉइंट्स तो मैंने पूरा आपको दे दिया, डरने का नहीं बच्चों। ये 5 पॉइंट्स तो मस्त हो गए, बाकी आपको क्या है, ये 2 पॉइंट्स यानी 6 पॉइंट्स हमारी मस्त हो गई, 3 नीचे 3 ऊपर, 6 पॉइंट। बाकी ये 2, सपोज़ आपको लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ आपको कॉन्फिडेंस उस समय एग्ज़ाम में नहीं आता है कि फार्मूला में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ठीक है ना, फार्मूला में अगर आपको लगता है मुझे याद नहीं आ रहा है तो यू प्रोवाइड ओनली हेडिंग कि ये हेल्पफुल है बिजनेसमैन को टू प्रोवाइड सेफ्टी मार्जिन एंड इट इज़ हेल्पफुल टू अ बिजनेसमैन टू डिटरमाइन द सेल्स वॉल्यूम। अगर आपने थियरी में भी लिखा, आपने फार्मूला नहीं भी लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने थियरी लिखा तो भी आप सही हो। हमने अपने इंफॉर्मेशन को कहा कि किस तरह से ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है। फार्मूला नहीं भी आता है तो नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, तो डरने का नहीं, ईजिली हर चीज़ को हैंडल करना है। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ईजिली हमने टॉपिक को कवर किया। तो ये थे सब एडवांटेजेस, जिसमें से आपको क्या लिखना है, एनी 5-6 पॉइंट्स जो आप कवर कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब बढ़ते हैं लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एनालिसिस, यानी इस ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या ड्रॉबैक्स हैं। बिकॉज एज यू नो दैट कि हर सिक्के के 2 साइड होते हैं। इन द सिमिलर वे हर थियरी के हम हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस थियरी को डेवलप किया जाता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ क्रिटिक्स जो हैं, जब उस थियरी को इवैल्यूएट करते हैं तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम नेगेटिव एस्पेक्ट, जिसे हम ड्रॉबैक्स कहते हैं, लिमिटेशंस कहते हैं, क्रिटिसिजम्स कहते हैं। तो इस थियरी के क्या क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलो पहला हम ये देखते हैं, ये थियरी जो है इट इज़ अ स्टैटिक थियरी, ये एक स्टैटिक थियरी। ओके, तो ये एक स्टैटिक थियरी है। जब हम कहते हैं ना स्टैटिक थियरी, तो ये एक, जब हम स्टैटिक की बात करते हैं यानी फिक्स्ड यानी कांस्टेंट थियरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, डायनामिक।
हर चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम अजम्पशन जो लिए ना, वो हमने अज्यूम किया कांस्टेंट, फिक्स। जैसे हमने कहा कॉस्ट फंक्शन हो, रेवेन्यू फंक्शन हो, सेम कांस्टेंट। अच्छा, प्राइजेस हो यानी एवरेज रेवेन्यू हो, सेलिंग प्राइस हो, वो भी हमने अज्यूम किया कांस्टेंट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कहा वो भी कांस्टेंट। हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट को भी जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑन लीनियर फंक्शन लेवल पे हमने लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने अज्यूम किया कांस्टेंट यानी नॉट चेंजेबल। तो ऐसे बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये एक स्टैटिक थियरी है which do not shows the fluctuation and flexibility of various factors in the market। क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनका प्राइस बदलता है, कभी जीएसटी की परसेंटेज चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कभी उनके रेगुलेशंस में बदलाव आता है, कभी ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस में चेंजेस आता है, कभी लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में दिखाई देती हैं। लेकिन इस जब हमने थियरी को कंसिडर किया तो हमने क्या देखा, ईच एंड एवरीथिंग हमने फिक्स्ड करके कंसिडर किया। तो इसके लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट का, क्रिटिक्स का ये कहना है कि इस थियरी को देख के, ऑब्जर्व करके ऐसा लगता है कि दिस थियरी इज़ स्टैटिक थियरी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब इसके जितने भी अजम्पशंस हमने देखे, अगर आपको याद होगा तो हमने 8-9 अजम्पशंस देखे थे। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या अजम्पशंस देखे थे? हमने कहा कि जो प्रोड्यूसर है जब इस तरह की ब्रेक इवन एनालिसिस को स्टडी करता है तो वो एनालिसिस बेस्ड है एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन एंड रियल फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन। ओके, अच्छा, ये कॉस्ट फंक्शन और जो रिवेन्यू फंक्शन था दे आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ओके, देन फिर हमने कहा ऑल द कॉस्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उसमें डिवाइड होगा। फिर हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट अज्यूम टू बी कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को भी हमने लीनियर करके लिया। याद है, मैंने फंक्शन लिया कि 100 यूनिट के लिए 500 रुपया, फिर दूसरा 100 यूनिट मुझे इंक्रीज करना है प्रोडक्शन, फिर 500 रुपया, फिर तीसरा 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, फिर 500 रुपया। यानी मैंने लीनियर कॉस्ट फंक्शन करके फॉलो किया। अच्छा, एवरेज रिवेन्यू प्राइस उसको भी मैंने कांस्टेंट करके ले लिया, फिर अज्यूम किया जितना प्रोड्यूस कर रही हूँ उतना ही सेल कर रही हूँ। तो ये जो हमने इतने सारे अजम्पशन ली, ये अजम्पशन हम प्रैक्टिकली देखें तो अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक जैसे अगर हमने कहें कि जितने भी कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शंस हमने लिए, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन जो हमने लीनियर करके लिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों? जैसे आप प्रैक्टिकली देखो, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो वही एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल यानी बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंजॉय करेंगे। तो वो हमने कहाँ दिखाए? नहीं दिखाए। तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा क्रिटिक्स था कि यहाँ पे जो हमारे अजम्पशन हैं इट साउंड्स टू बी अनरियलिस्टिक। ओके, तो चलो हर एक की ऐसा अपना पर्सनल ओपिनियन है, परसेप्शन है, लेकिन वो अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो ये सही है। थर्ड है लिमिटेड स्कोप। अब लिमिटेड स्कोप इसके लिए क्योंकि दिस थियरी जो है ये पॉसिबल है व्हेन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, यानी वन प्रोडक्ट के लिए है तो उसका स्कोप क्या हो गया, इसका जो वर्किंग होगा, इसका जो स्पैन ऑफ वर्किंग होगा वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। तो इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। अच्छा, फिर इसी से ही रिलेटेड सिंगल प्रोडक्ट थियरी ओनली, क्योंकि ये थियरी उनके साथ ही यूज़फुल है जो प्रोड्यूसर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। और आजकल तो आपको मालूम है कंपटीशन का ज़माना है, और जब कंपटीशन का ज़माना है तो कस्टमर्स को तो वैरायटी चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ से बोर हो जाता है और उसकी वजह से उसको हमेशा न्यू ट्रेंड, न्यू स्टाइल, न्यू फैशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए प्रोड्यूसर जो है वो नया टेस्ट, नया डिज़ाइन, नए कलर, नए शेप बनाता ही रहता है ताकि कस्टमर उसके साथ खुश रहे, अट्रैक्टेड रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो इसके लिए जब हम मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ये थियरी यूज़फुल नहीं होगी। तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट थियरी ओनली। यानी द प्रोड्यूसर हु आर प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट दे कैन नॉट टेक द एडवांटेजेस ऑफ
दिस थियरी, वो उनके लिए ये थियरी यूजफुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट रन ओनली। ये थियरी सिर्फ शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है, नॉट इन द लॉन्ग रन। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा कि आपका कॉस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। और ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हमें कब दिखाई देता है बच्चों? ओनली इन शॉर्ट रन। ये सिर्फ हमें शॉर्ट रन में दिखाई देता है, जबकि लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट बिकम वेरिएबल। हमने पढ़ा है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट भी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है, लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहाँ लैग कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो वहाँ का पैटर्न ही अलग है। तो वहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट विल बिकम वेरिएबल। तो ये हमने कॉस्ट एनालिसिस में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए ये थियरी जो है वो शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है। इट इज़ नॉट यूजफुल एंड एप्लीकेबल इन द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। क्योंकि जब हम इस मार्केट की बात करते हैं तो हमने क्या देखा? एवरेज रिवेन्यू प्राइस वॉज फिक्स्ड। जब एवरेज रिवेन्यू और प्राइस फिक्स होती है, जब हम इस तरह से देखते हैं, आपका एवरेज रिवेन्यू यानी प्राइस फिक्स था, दैट इज़ 10 रुपीज़। याद है हमने 10 रुपीज़ का, अब उसमें मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, 200 प्रोड्यूस किए, 300 प्रोड्यूस किए, 400 किया, 500 किया, प्रोड्यूस एंड सेल। तो मेरा जो डिमांड कर्व था वो कैसे गया? हॉरिजॉन्टल। तो इस मार्केट में हमारा डिमांड कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। यानी यहाँ पे हमने कौन सा अजम्पशन लिया है? परफेक्ट कंपटीशन का। अब आप बताओ, मार्केट में क्या परफेक्ट कंपटीशन दिखाई देती है? नहीं बच्चों, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मार्केट में नॉर्मली डिमांड कर्व हमें कैसे दिखाई देता है? मार्केट में डिमांड कर्व दिखाई देता है स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्योंकि जनरली इन द मार्केट वी फाइंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि सम टाइम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कभी ओलिगोपोली है, क्योंकि प्योर मोनोपोली तो दिखती नहीं है। तो आइदर मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली मार्केट, और दोनों में हमें दिखाई देता है डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्योंकि ओलिगोपोली में देयर इज किंग डिमांड कर्व, वहाँ पे किंग दिखाई देता है, लेकिन पहले इलास्टिक फिर इन इलास्टिक। तो ऐसा डिमांड कर्व हमें दिखाई देता है। देयर इज सम किंग, कुछ किंग हमें दिखाई देता है, वॉट एवर मे बी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व तो हमें नहीं दिखाई देता है। बट इन दिस मार्केट वी ऑब्जर्व हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, इट्स अ वेरी सिंपल थियरी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कॉस्ट, रेवेन्यू, आउटपुट, प्रॉफिट, इनका ही कंपैरिजन किया, बाकी बहुत सारी चीज़ों को हमने इग्नोर किया। तो इट इज़ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थियरी। नेक्स्ट है, क्योंकि ये सिंपल थियरी है तो मैंने इससे कनेक्टेड कहा, इट हैव मैनी शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं। तो वो कैसे? जब हम कहते हैं शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो बहुत सिंपल बताती हूँ। क्योंकि इस थियरी में हमने क्या कहा कि प्रॉफिट इज़ द रिजल्ट ऑफ आपका आउटपुट, आपका कॉस्ट, आपका सेल्स, उसकी वजह से प्रॉफिट है। यानी आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, उसी में से प्रॉफिट आ रहा है, बराबर। आपने कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर किया, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, और उसमें से जो आपको मिला दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट को सिर्फ उसी से ही कंपेयर करके देखा, लेकिन थोड़ा अगर स्मार्टली सोच के देखो बच्चों, तो प्रॉफिट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, बट इट इज़ द फंक्शन ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो। आप कितने इनोवेटिव हो, आपका डिवीजन ऑफ लेबर आपने कैसा रखा है, आप किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर यूजिंग द मॉडर्न एंड लेटेस्ट मशीनरी, इफ़ यू आर यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड मशीनरी, प्रोडक्शन स्केल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का क्वालिटी है, तो आपको ज़्यादा प्राइस आपको मार्केट में से फेच होगा एंड योर प्रॉफिट विल बी है। इफ़ यू आर इनोवेटिव, अगर आप इनोवेटिव हो, अपने डिज़ाइंस को, अपने स्टाइल्स को, अपने मॉडल्स को, अपने कलर्स को बदलते रहते हो, कस्टमर्स आपके साथ अटैच रहते हैं। ऐसा ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में तो बहुत होता है। तो आपका मैनेजरियल स्किल क्या है, आप इनोवेटिव कितने हो, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है,
ये सब चीज़ें भी तो प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं। एम आई राइट? तो आपने ये देखा है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। हमने तो बहुत सिंपल थियोरी को डेवलप कर लिया, लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस थियोरी में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट हमें उस प्रोडक्शन की वजह से नहीं मिलता है। कभी कभी मार्केट में अच्छी स्ट्रैटेजी आ जाती है, आपने एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी की है, आपका प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव है, आपने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, आपका लेबर इतना एफिशिएंट है, तो भाई प्रॉफिट तो आना ही है। तो ये सब शॉर्टकमिंग्स हैं जो हमने इस थियोरी में इग्नोर किया है। क्लियर? नेक्स्ट है इग्नोर द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। हमने इस थियोरी में एक अजम्पशन लिया था कि देयर इज़ नो गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी हम जितना आउटपुट बनाएंगे उतना ही आउटपुट सेल करेंगे। लेकिन आप देखो, जब आप अपने अकाउंटेंसी देखते हो तो अकाउंटेंसी में कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ अनसोल्ड प्रोडक्ट रह जाता है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक करके कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। हमने अज्यूम किया कि यहाँ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ सेल हुआ, जबकि इतना फास्ट नहीं होता है। हमने यहाँ प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके पैकिंग करें, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्ट करें, अलग अलग मार्केट से हमें ऑर्डर मिले, उनके ऑर्डर के हिसाब से हम उनको डिस्पैच करें, वहाँ पहुँचें, फिर वो कस्टमर के सामने डिस्प्ले हो। जब तक कस्टमर उसमें से सेटिस्फाइड हो बहुत टाइम लगता है। इट रिक्वायर है बहुत अच्छा टाइम का गैप। लेकिन हमने यहाँ पे नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स करके अज्यूम किया था, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक्चुअली अगर हम लोग देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। ओके, अच्छा, लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट क्लियर विद द ब्रेक इवन एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, कितना प्रोड्यूस करना है, दैट्स इट। हमने सिर्फ प्रोडक्शन का कैपेसिटी देखा, बाकी एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी ये तो हमने सिर्फ फैक्ट्री में, प्रोडक्शन एरिया में वहाँ देखा। लेकिन मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने उसके लिए क्या कुछ सेलिंग कॉस्ट का अरेंजमेंट किया है, यानी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें नहीं दिखाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, दैट इज़ द थिंग। यहाँ आपको प्रोडक्शन में कितना इन्वेस्ट करना है, आपका कैपिटल में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन टोटल कैपिटल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट पिक्चर इज़ नॉट क्लियर टू यू। तो ये हैं 10 डिफरेंट डिसएडवांटेजेस, जो लिमिटेशंस भी हम कहते हैं। दैट इज़ ये बहुत स्टैटिक थियोरी है, क्योंकि काफ़ी अजम्पशन में हमने कांस्टेंट करके बोला कि कॉस्ट फंक्शन वो भी कांस्टेंट, रेवेन्यू फंक्शन कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस वो भी कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट वो भी कांस्टेंट। हर चीज़ को हम फिक्स्ड बोल रहे हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं भाई इकोनॉमी तो ऐसी नहीं होती है कांस्टेंट, यहाँ तो हर चीज़ उठते बैठते बदलती रहती है, मार्केट बदलता है, प्राइस बदलती है, डिज़ाइंस बदलते हैं, कंपटीशन काफ़ी अच्छी है, और कस्टमर को तो आजकल आपको मालूम ही है न्यू चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें उसे चाहिए रहती हैं। तो स्टैटिक थियरी है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। जितने अजम्पशन लिए, इट नेवर साउंड्स टू बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वन प्रोडक्ट थियरी है, और जो लोग वन प्रोडक्ट नहीं मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए ये थियरी उतनी यूज़फुल नहीं है। और ये थियरी सिर्फ शॉर्ट पीरियड में यूज़फुल है, लॉन्ग पीरियड में ये नहीं यूज़फुल है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो खाली कॉस्ट वेरिएबल है, वहाँ पे कॉस्ट 2 पार्ट फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड नहीं होती है। और यहाँ जो हमारा डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस फिक्स कर दिया। अब प्राइस फिक्स, रेवेन्यू फिक्स, आप कितना भी आउटपुट भेजो, तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कैसा दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सिंपल थियरी है जिसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स यानी डिफेक्ट्स हैं। देयर इज़ नो गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि प्रोडक्शन फैक्ट्री से मार्केट तक पहुँचे और मार्केट से कस्टमर तक पहुँचे, काफ़ी एक बिग टाइम का चेन होता है, गैप होता है, जो इस थियरी ने इग्नोर किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इस थियरी ने आपको टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्शन का एक वन एस्पेक्ट दिखाया है, बाकी की तो स्टोरी उसने कवर
किया ही नहीं। तो ये है लिमिटेशन जिसमें से एनी 7-8 आपको कवर करनी है। यस बच्चों, तो ये था आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रेक इवन एनालिसिस, दैट इज़ व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशंस, जो हमने कवर किया इन अ वेरी सिंपल वे। और जिस तरह से मैंने कवर किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। मैंने नोट्स में काफ़ी इजी करके सिंप्लीफाई करके आपको दिया है कि वंस यू सी द वीडियो एंड बिसाइड विद दैट यू विल सी माय नोट्स, यू विल फाइंड इट कि पूरा टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो गया है। ओके बच्चों, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your near ones and dear ones, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.